अब युनगिल भी जब ओयुन के पास स्मार्टफोन देखता है तो वो भी चौंक जाता है। युनगिल को वो सारी बातें याद आने लगती है कि ओयुन का बैग टैग, उसने वो एयरपोर्ट भी देखा था और वो स्क्विड गेम वाली बात भी। वहीं ओयुन भी सोचने लगती है कि युनगिल ने अपने किसी सिगरेट के बारे में कहा था और उसे पहली बार देखकर आंटी भी कहा। दोनों समझ आते हैं कि वो दोनों ही टाइम ट्रेवलर हैं और दोनों एक दूसरे के वही हेल्पर हैं जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। कि तभी यीचन आता है और उनके हाथ में फोन देकर पूछता है कि ये क्या है। तब दोनों जल्दी से उसे पॉकेट में छुपा लेते हैं। तो यीचन को ये अजीब लगता है, वो उनसे मांगने लगता है। युनगिल को कुछ समझ नहीं आता तो वो ओयुन को लेकर ट्रेन से उतर जाता है। उनके उतरते ही ट्रेन भी स्टेशन से निकल जाती है। युनगिल तो अभी भी शॉक में था। उससे कहता है कि सब तुम्हें सिगिम समझते हैं, तुम उसकी तरह कैसे दिख सकती हो। तो वो बताती है कि मैं अपनी मॉम की तरह दिखती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। ओयुन फिर उसके बारे में पूछती है। तब ये जानकर वो चौंक जाती है कि वो यीचन और यूना का बेटा है। उधर यीचन को भी उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने क्या किया, ये ऐसे कैसे उतर गए, पर वो भी क्या करे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने का मैसेज करता है कि कहीं वो भटक ना जाए। तब तक वो कुछ सोचता है और इधर ये इस बात पर बहस कर रहे थे कि वो यहाँ एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मतलब ओयुन यीचन के साथ और युनगिल सिगिम के साथ। युनगिल कहता है कि जो भी हो, मेरे पास एक रीजन है, मैं चाहता हूँ कि मॉम डैड साथ में हो जाए। तुम अचानक से वापस आई तो सब गड़बड़ हो गया। सिगिम तो बहुत अलग थी लेकिन तुम आई तो बहुत ही डिफरेंट हो। वहाँ सब लोग कॉटेज पहुंच गए थे। तब यीचन किसी से हेल्प मांगता है युनगिल और ओयुन को लाने के लिए। वहाँ ओयुन को याद आता है कि युनगिल ने बताया था कि वो एक कोडा है, यानी कि जिसके पेरेंट्स सुन या फिर बोल नहीं सकते। तो कहती है कि यीचन तो सुन सकता है और बोल भी सकता है, तो फिर ऐसे कैसे। तब वो कहता है कि मुझे भी यहीं आकर ये पता चला कि 11th ग्रेड में उनका एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनकी हियरिंग एबिलिटी चली गई और वो यही साल है, पर मैंने उस एक्सीडेंट को पहले ही रोक दिया है। पर ओयुन को ये समझ नहीं आता कि फिर उसको यहाँ क्यों लाया गया है, कहीं उन दोनों का मास्टर से कोई लेना देना तो नहीं है। तभी युनगिल को पुलिस स्टेशन से मैसेज मिलता है। वो वहाँ पहुंचते हैं तो मिस्टर चोई उन्हें लेने के लिए आए थे क्योंकि यीचन ने इनसे ही हेल्प करने को बोला था। तब वो सिगिम को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। वो भी उन्हें पहचान जाती है कि आप तो वही हो ना जो फेस्टिवल के दिन मिले थे, तो आप मुझे जानते हो क्या। वो झूठ बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम किसी और को बोलते हुए सुना था। फिर वो भी उन्हें कॉटेज तक लेकर जाते हैं क्योंकि वो उनके फ्रेंड का ही था। अब रास्ते में वो सिगिम को देखे जा रहे थे क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही थी कि उनकी बेटी उन्हें कैसे नहीं पहचान पा रही है, पर वो तो ओइन थी, कैसे पहचानती। फिर कॉटेज में आने पर युनगिल ओइन को समझाता है कि हमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, किसी को भी पता ना चले कि हम इस टाइम के नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। फिर जब बाकी सबसे मिलने जाते हैं तो वो तो गाना लिखने को लेकर परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। किचन को तो युनगिल पर भी गुस्सा आ रहा था कि तुम्हारा क्या अलग से चल रहा है क्या, कहीं भी घूमने निकल गए। फिर उसे साथ में लेकर जाता है और उससे वो चीज मांगता है जो उसने उसके हाथ में देखी थी। वो नहीं देता तो उसके पॉकेट से छीनकर भागने लगता है। तब युनगिल कैसे भी करके उससे वापस छीन लेता है और झूठ बोलता है कि ये फॉरेन ब्रांड का लेटेस्ट वॉइस रिकॉर्डर है, मैं इसे साथ में रखता हूँ कि कभी मुझे कोई किसी नए सॉन्ग का आइडिया मिल जाए तो रिकॉर्ड कर दूं। तब उसे एक गाना गाकर सुनाता भी है। तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है तो अंदर जाते हैं। सब लोग कहने लगते हैं कि सिगिम के पास एक गाना है जो उसने लिखा है और उसका टाइटल है डायनामाइट, मतलब कि बीटीएस का गाना वो अपने नाम पर बता रही थी। तो युनगिल उसे रोकने लगता है कि तुम पागल हो गए क्या। तब एकदम से वो खड़े होकर कहने लगती है कि मुझे एक और गाने का आइडिया मिला। वो बस युनगिल को परेशान कर रही थी, तो वो उससे फटाफट से बाहर ले जाता है कि इससे पहले ही सारे गाने इन्हें बता दे। फिर उस पर गुस्सा करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता दो ना कि फ्यूचर से आई हो। लेकिन वो तो हंस रही थी कि ये सब कितने इनोसेंट हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, यहाँ सच में बहुत मजा आ रहा है। फिर ब्लैकपिंक का गाना गाकर उसे और परेशान करने लगती है। वहीं बैंड के मेंबर्स यूना को खुश करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो यीचन के लिए परेशान थी, इसलिए वो उसे ढूंढने जाती है। तब उसे जंगल में मिलता है। वो उसके लिए एक छोटी बिल्ली का बच्चा लाता है जो कि बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। इससे वो बहुत खुश होती है। फिर वो उसके साथ खेलते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और फिर वो अपने नाम के बारे में बताती है कि साइन लैंग्वेज में नाम होते हैं जो कि फेस और पर्सनैलिटी देखकर रखे जाते हैं और उसके नाम का मतलब है कि एक क्लियर साउंड। फिर वो अपने नाम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम शाइनिंग वॉइस रखा है, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं सकती लेकिन फील कर सकती हूँ, जब तुम गाते हो बहुत शाइन करते हो। अब टाइम भी हो गया था तो वापस चलने को बोलती है। फिर जैसे जाने लगती है लेकिन नीचे उसे रोक लेता है, फिर उसे किस कर देता है। इसके बाद वो बहुत ही खुश था, फिर अपने गाना बनाने के काम में लग जाता है। वो उस धुन पर गिटार बजाता है जो कि गाना युनगिल ने बस ऐसे ही थोड़ा सा गाया था। वो इतना टैलेंटेड था कि उसे वो थोड़ा सा गाना याद रह गया। सबको भी वो पसंद आता है तो फिर इसी पे वो काम करने लग जाते हैं। वहीं यूना और ओयन पे अपना काम कर रहे थे। ओयन जब यूना की ड्राइंग देखती है तो बहुत इंप्रेस होती है कि युनगिल की मॉम तो सच में कमाल की है। तब यूना उससे पूछती है कि तुमने साइन लैंग्वेज कब सीखी। वो बताती है कि मैंने अपने एक डी फ्रेंड से सीखी थी, जब मुझे सुनने की प्रॉब्लम हुई थी तब हॉस्पिटल में मैं उससे मिली थी। फिर वो लोग युनगिल और के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या ये लोग एक रात में गाना लिख देंगे। वो लोग भी पूरी कोशिश करने में लगे हुए थे। फिर रात के टाइम सब लोग सो जाते हैं लेकिन युनगिल और यीचन अभी भी गाना बनाने में लगे हुए थे। फिर जब सुबह युनगिल सोकर उठता है तो देखता है कि यीचन रात भर सोया ही नहीं था और उसने एक गाना भी लिख दिया था। ये देख के तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और सबको उठा के बताता है कि देखो यीचन ने कमाल कर दिया। इससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर इसे कंपोज करना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही अच्छा गाना बनकर तैयार होता है। फिर सब मस्ती करने के लिए बीच पर जाते हैं, वहाँ सब खूब एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मिस्टर चोई उनके लिए खाना भी बनाते हैं। फिर फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद वो वापस आते हैं। तब यीचन यूना को छोड़ने के लिए उसे घर जाता है। उसे कहता है कि आगे से किसी मुसीबत में पड़ी तो मुझे कॉल करना।
और अपनी उंगली से रिसीवर 3 बार टैप करना ताकि मुझे पता चल सके तुम किसी खतरे में हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। फिर वो जाने लगता है कि तभी जिमी वहाँ आ जाती है। वो उसे पहचानती थी क्योंकि उसने उसकी पहले पार्टी खराब की थी और उनके स्कूल में कितनी बार घुस चुका था। उसके जाने के बाद जिमी यूना के पीछे अंदर जाती है और उसे जोर का थप्पड़ मारती है कि उस गुंडे के साथ क्यों घूम रही थी और घर के बाहर साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, पड़ोसियों को दिखा रही थी, हमारी इंसल्ट कर रही थी। यूना हंसने लगती है तो वो उस पर और गुस्सा करती है। तब यूना उसका हाथ झटक कर साइन लैंग्वेज में कहती है कि मुझे टच मत करो और अब मैं अकेली नहीं हूँ, आप बस यहाँ की रानी हो। सबका मुंह बंद किया हुआ है लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प करेंगे। तब जिमी उसे बोलकर बात करने के लिए कहती है कि साइन लैंग्वेज में बात मत करो, मुंह से बोलो, और उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। लेकिन इस बार यूना चुप नहीं रहती, उसे भी पलटकर थप्पड़ मार देती है। फिर कहती है कि एक और बार मुझे उकसाया ना तो सबको बता दूंगी, न्यूज़पेपर में तुम्हारा नाम छपवा दूंगी। फिर अपने रूम में चली जाती है और ईचन को हेल्प के लिए मैसेज करने लगती है। लेकिन तब तक वहाँ जिमी आ जाती है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि बचपन में जब जिमी उसकी टीचर थी तो उसे मारा करती थी, उसे बांध कर घंटों कमरों में लॉक कर देती थी। इस बारे में वो एक बार जब अपने डैड के लिए नोट लिखती है लेकिन जिमी उसे देख लेती है, पर वो भागकर अपने डैड के पास जाती है। अब उन्हें कुछ बोल तो सकती नहीं थी लेकिन उस डर से यूना ने उन्हें बस एक बार डैड कहा था। इससे जिमी चेयरमैन को ऐसे दिखाने लगी कि मैं इसे बोलना सिखा रही हूँ, देखो इसने बोलना सीख लिया है। फिर अपने रूल्स और रेगुलेशन के नाम पर उसने चेयरमैन यून को भी यूना से दूर रखा। वो भी क्या करते, उन्हें बस अपनी बेटी की आवाज़ चाहिए थी, इसलिए वो अब तक चुप थे, जिमी की हर बात मानते रहे। और आज भी इतने सालों बाद वो फिर से हेल्प मांगने वाली थी तो पहले जिमी ने उसकी फैक्स मशीन तोड़ दी और फिर उसे उसी रूम में लॉक कर दिया जहाँ वो बचपन में उसे लॉक करती थी, एक बंद सा कमरा जिसमें कोई भी खिड़की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ यूनगिल और ओहिन अपने कनेक्शन को डिकोड कर रहे थे कि उन दोनों को अलग अलग जगह से एक ही टाइम पीरियड पर यहाँ क्यों भेजा गया। अब यूनगिल ने अपने डैड का एक्सीडेंट होने से रोका और अपनी मॉम से मिलवाया, लेकिन ओहिन का क्या काम था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मास्टर है कौन। तब यूनगिल उसे यूना के बारे में बताता है कि उसके साथ घर में कैसा बिहेव होता है, इसलिए अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं मॉम को दादाजी के करीब लाना चाहता हूँ, यानी कि चेयरमैन यून के, उनकी लाइफ हैप्पी लाइफ बनाना चाहता हूँ। इसके बाद ओइन बुक स्टोर पर जाती है और ओनर से व्हाइट नाइट बैंड के बारे में पूछती है। उसके बारे में जानने के लिए उनसे रिलेटेड मैगजीन और आर्टिकल मांगती है। उधर यूनगिल भी घर जाता है तो घर की मेड उससे कहने लगती है कि तुम आ गए, कुछ काम हो तो बताना, पर आज से पहले कभी किसी ने उससे पूछा ही नहीं था। तब वो यूना के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो तो क्लास के लिए गई हुई है। उसे उनका बिहेवियर अजीब लगता है, इसलिए यूना के रूम में जाता है तो फैक्स मशीन टूटी हुई पड़ी थी। ये देखकर वो मेड से पूछता है कि यूना कहाँ है। वो फिर से कहने लगती है कि वो तो क्लास गई है, तो उस पर चिल्लाता है क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। डर के मारे वो उसे उस रूम के बारे में बता देती है। यूनगिल दरवाजा खोलता है तो उसे बचपन वाली यूना दिखती है कि उसने बचपन से ये सब झेला और अभी वो बैंड की पेंटिंग कर रही थी। अपनी मॉम की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है, तब उन्हें गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगता है। फिर जैसे ही उसे यहाँ से बाहर ले जाने लगता है तो बाहर बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। इतने में जिमी आती है और कहती है कि जाने दो इन्हें। फिर यूनगिल से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, किडनैपिंग करना क्राइम है। तो वो कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, और चेयरमैन से कह देना कि अगर उन्हें यूना से बात करनी है तो मुझसे कांटेक्ट करे। फिर जाने लगता है तो जिमी कहती है कि तुम ये सब हैंडल कर सकते हो, कहीं तुम्हें बाद में कोई पछतावा ना हो। तब वो कहता है कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि क्या अब आप ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी जी पाओगे, आपको कहीं कोई पछतावा तो नहीं होगा। फिर उसे यीचन के बोर्ड हाउस लेके जाता है क्योंकि अभी यूना के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही थी। उसके बारे में जानकर तो दादी माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये किस तरह के लोग हैं। फिर यूनगिल से प्रॉमिस करती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। यीचन तो इतना गुस्से में था कि यूना के घर जाने को तैयार था, लेकिन दादी उसे रोकती है कि उसके डैड वहाँ नहीं है, उन्हें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। यूना के बारे में तो सोचो, अगर तुमने वहाँ जाकर कुछ गड़बड़ कर दी तो। यूनगिल भी उसे समझाने लगता है कि उसे मिस्टर यून के अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आने तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यीचन मिस्टर यून पर भड़क जाता है कि वो कैसे डैड है जिसने अपनी बेटी को एक कैदी बनने के लिए छोड़ दिया, वो कौन सा बाकी से अलग है। मेरे डैड भी जुए के लिए मुझे और दादी को छोड़कर चले गए। वहीं दादी यूना के लिए खाना लेकर जाती है, उससे प्यार से बात करती है, कहती है कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। फिर उसे समझाती है कि आगे से किसी ने तुम्हें फिर से परेशान किया या बंद करने की कोशिश की तो वहाँ से भागकर यहीं आ जाना या फिर हमारे साथ यहीं रहो। यूना उनकी बातें समझ रही थी, इसलिए फुट फुट कर रोने लग जाती है। उधर यीचन यूनगिल से कहता है कि यूना को कभी प्यार नहीं मिला, पर वो मुझे कैसे पसंद कर सकती है। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम भी अच्छे हो और तुम भी प्यार डिजर्व करते हो, एक दिन तुम बहुत अच्छे डैड बनोगे। तो वो कहता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुझे मेरे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला तो मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्यार दूंगा। तो वो कहता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम्हारी एक फैमिली होगी, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। इसके बाद वो घर वापस आते हैं, तब यूना को बाकी लोगों के साथ खेलते हुए देखते हैं। तब यीचन उनके साथ शामिल हो जाता है और यूना को हंसाने की कोशिश करता है, जबकि यूनगिल उन्हें दूर से देखता है और ये महसूस करने के बाद टूट जाता है कि उसके माता पिता इतने दर्द को सहने के बाद आखिरकार इस मुकाम पर पहुंच गए। अगले दिन ओइन क्लास में थी, उसी म्यूजिक बैंड व्हाइट नाइट के बारे में पढ़ रही थी क्योंकि इसके बारे में कांग ने उसे बताया था। उसने बताया था कि मिस्टर चोई उस ब्रांड के फ्रंटमैन थे और वो अपने टाइम का सबसे पॉपुलर बैंड था, लेकिन एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद वो स्कैंडल में फंस गए, तो बैंड बंद हो गया और वो रिटायर हो गए। और उस एक्ट्रेस का नाम था शिन आयोंग, वही जिसके साथ बचपन में सेग्यून के लिए कहा जाता था कि वो उस एक्ट्रेस की तरह दिखती है, यानी कि सेग्यून की असली मम वो थी। तब शाम को ओइन मिस्टर चोई से मिलने जाती है
तो वो उनसे अपनी मॉम शीन आयोंग के बारे में पूछती है। फिर सच जाने के बाद वो बहुत अपसेट आती है कि उसकी मॉम ने भी बहुत कुछ झेला। फिर यूनगिल को ये सब बताने के लिए बुलाती है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये भी कहती है कि उसे घर की याद आ रही है। यूनगिल जल्दी से उसके पास आता है और उसे अपने साथ लेकर बोर्डिंग हाउस जाता है। फिर उसे यूना के साथ क्या क्या हुआ वो सब बताता है कि एक बार चेयरमैन आ जाएंगे तो वो उनसे बात करेगा। उसकी परेशानी देखकर ओयुन को अपनी परेशानी बहुत कम लगती है, इसलिए उसे कुछ नहीं बताती। फिर ये कहते हैं कि तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पे है, तुम तो खुश होंगे ना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। वो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर था। मुझे यूनो की याद आ रही है। यूनो का नाम सुनकर तो वो चौंक जाती है कि वो तुम्हारा भाई है। यूनो वही है जिसने हॉस्पिटल में मुझे साइन लैंग्वेज सिखाई थी। तब यूनगिल को भी याद आता है कि उसने एक लड़की के बारे में बताया था जो सेलो बजाती है और सुंदर है, मतलब वो ओयुन के बारे में बात कर रहा था। इससे तो वो और कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ भी उनके बीच में कनेक्शन है। तब ओयुन को अचानक से यूनो की कही एक बात याद आती है। वो यूनगिल से कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने अपने डैड के एक्सीडेंट को होने से रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनो ने मुझे उनके एक्सीडेंट का सही दिन बताया था और अभी तक वो दिन नहीं आया है, यानी कि अभी एक्सीडेंट होना बाकी है। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।